नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, जिस किसी को भी राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है, बल्कि आजकल तो देश के हर नागरिक को, बच्चे बच्चे को राजनीति की समझ है और सामाजिक ढांचे की भी समझ है, राजनीतिक ढांचे की भी समझ है। तो देश का हर नागरिक जानता है कि देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली का प्रशासन राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। हर फाइल पर अंततः फैसला राष्ट्रपति का होता है। लेकिन 1991 में यह महसूस किया गया कि उपराज्यपाल को सलाह देने के लिए कोई परिषद होनी चाहिए। तो उस समय संसद ने एक कानून बनाकर के दिल्ली को विधानसभा दे दी, ताकि चुने हुए नुमाइंदे, चुने हुए विधायक, चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री उपराज्यपाल को समय समय पर सही सलाह दे सकें और विधानसभा में कानून बनाकर उपराज्यपाल को सौंप सकें कि उन कानूनों के मुताबिक वह दिल्ली को चलाएं, ताकि जनता की भावना के अनुरूप दिल्ली चले। लेकिन प्रशासनिक अधिकार केंद्र ने तब भी दिल्ली विधानसभा को नहीं दिए थे, दिल्ली सरकार को नहीं दिए थे। प्रशासनिक अधिकार राष्ट्रपति के पास ही थे। लेकिन एक खामी रह गई कानून में कि कानून में यह लिखा नहीं गया कि पहले की तरह दिल्ली के प्रशासनिक अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होंगे। और उसी खामी का फायदा उठा करके सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दे दिया कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा, यानी अरविंद केजरीवाल को होगा। जब यह फैसला आया था, उसी समय मैंने एक वीडियो बना करके कहा था कि यह अनारकी फैलाने वाला फैसला है, अराजकता फैलाने वाला फैसला है। और इस बात का एहसास केंद्र सरकार को भी था। इसलिए ठीक 8 दिन बाद एक अध्यादेश जारी हो गया और कानून की उस खामी को खत्म कर दिया गया, उस खामी को भर दिया गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने देश भर में यह हवा बना दी कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में ही कहा था कि क्योंकि उस कानून में इसका प्रावधान नहीं है, इसके बारे में लिखा नहीं गया, कल को संसद कोई कानून बना देती है तो उपराज्यपाल के अधिकार उस कानून के मुताबिक ही हो जाएंगे। तो जब संसद नहीं चल रही होती तो उसके सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, जब संसद शुरू होगी तो ये कानून के रूप में पास हो जाएगा। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने पूरे देश में यह हवा बना दी कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, ये पता नहीं क्या क्या। और जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, वहां वहां के मुख्यमंत्रियों से मेल मुलाकात करके उन्होंने ये माहौल बनाया कि आज दिल्ली के साथ ऐसा हुआ है, कल उनके साथ हो जाएगा। जबकि ये पूरी तरह भ्रामक प्रचार है, झूठ है। क्योंकि बाकी सब राज्य पूर्ण राज्य हैं, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा है और केंद्र के और राज्य के अधिकार संविधान में बटे हुए हैं, पता है पहले से सबको। दिल्ली राज्य नहीं था, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। तो इसलिए दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और यहां तक उस कानून में लिखा है कि एक ही मुद्दे पर अगर विधानसभा कानून बनाती है और संसद कानून बनाती है तो संसद का कानून प्रिवेल करेगा, विधानसभा का नहीं। ये सब कुछ होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में एक माहौल बना दिया सरकार के खिलाफ और न्यायपालिका के पक्ष में, जबकि न्यायपालिका ने खुद ही कहा है कि कानून बनाया जा सकता है। और इसके बाद तो केजरीवाल ने एक बड़ी पब्लिक रैली भी कर ली और नरेंद्र मोदी के साथ के खिलाफ व्यक्तिगत हमले न जाने कितने किए। लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तानाशाही पैदा हो गई है, ये सब चीजें। लेकिन अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पर पैदा होता है, खड़ा होता है। जब आपको पता था कि यह कानून की एक छोटी सी खामी है जिसे केंद्र सरकार संसद से ठीक करवा लेगी, आपने फैसले में लिखा भी कि संसद उसे ठीक कर सकती है, तो फिर आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपने देश का माहौल खराब करने के लिए केजरीवाल को हथियार क्यों दिया? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को संघीय ढांचे पर प्रहार बताने का मौका क्यों दिया? क्या यह मोदी को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करने की 5 जजों की राजनीतिक शरारत नहीं है? हालांकि अध्यादेश के बाद
7 जजों की लार्जर बेंच में 5 जजों की बेंच का फैसला टिकेगा नहीं, क्योंकि 7 जजों में से 4 जज नए होंगे और हो सकता है कि चीफ जस्टिस समेत बाकी बचे 3 जजों को भी अब अपने पहले के फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। अब जो 5 जज थे उनमें से एक रिटायर हो गया है, दूसरा 8 जुलाई को होने वाला है। तो 3 जज वो बचेंगे, 4 नए होंगे। उन 4 जजों की राय अगर पहले वाले 3 जजों के खिलाफ होगी तो भी फैसला पलट जाएगा और मुझे लगता है कि पहले वाले 3 जजों की भी राय अब बदल चुकी है। उन्होंने तो अपने फैसले में ही लिखा था कि संसद कानून बना सकती है। 5 जजों में से कितने जजों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम एक और फैसले की बात कर लेते हैं। जिन 5 जजों ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहराया था, उनमें से एक जज जस्टिस चलमेश्वर तो पहले ही फैसले के खिलाफ थे। 4-1 से फैसला हुआ था वो। जस्टिस जोसेफ ने बाद में कह दिया कि उनसे गलती हो गई, यहां तक कह दिया कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है। अभी हाल ही में इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। कॉलेजियम सिस्टम में कोई पारदर्शिता नहीं है, यह कहा उन्होंने। चीफ जस्टिस डिक्टेटर बन गया है। उसने फैसले का समर्थन कुछ शर्तों के साथ किया था, लेकिन उन सारी शर्तों को दरकिनार कर दिया गया है। वे जज खुलेआम कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने जो फैसले का समर्थन किया था, कुछ शर्तों के साथ किया था कि ये होना चाहिए, लेकिन उन पूरी शर्तों को दरकिनार कर दिया और चीफ जस्टिस जो हैं वो डिक्टेटर बन गए। और अब वे कह रहे हैं कि इससे तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग लाख दर्जे अच्छा होता। वैसे यह बात उन्होंने फैसले के बाद 2019 में ही कह दी थी, 3 साल बाद, जब वह दिल्ली में एक किताब का विमोचन कर रहे थे। लेकिन अब उनका एहसास कुछ ज्यादा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग के कानून को रद्द करने वाले बाकी बचे 3 जज थे, जस्टिस खेहर, जस्टिस मदन लाकुर और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सच यह है कि जस्टिस जोसेफ की तरह जस्टिस मदन लाकुर को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था, जब उन्होंने जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस जोसेफ के साथ 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस पर तानाशाही का आरोप लगाया था। आज भी वो यही कह रहे हैं और उस वक्त तो दूसरे चीफ जस्टिस थे, लेकिन आज भी वो यही कह रहे हैं। 5 में से 3 जजों को, सच यह है कि 5 में से 3 जजों को फैसले के 2 साल बाद ही एहसास हो गया था कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस सर्वेसर्वा बन गए हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। न्यायिक आयोग को ठुकराने का फैसला भी संसद को नीचा दिखाने के लिए और खुद मुख्तियारी के लिए था, और यह केजरीवाल का फैसला भी संसद को नीचा दिखाने और अराजकता फैलाने वाला है। ये दोनों फैसले जितने जल्दी पलटे जाएं, देश और लोकतंत्र के लिए उतना ही ठीक होगा। मेरा तो यहां तक मानना है कि 1973 के केशवानंद भारती केस को भी दोबारा खोला जाना चाहिए, जिसने संसद की सर्वोच्चता खत्म करके न्यायपालिका को निरंकुश बना दिया। न्यायपालिका की सारी बीमारियों की जड़ में वही फैसला है। यह फैसला सिर्फ एक जज के बहुमत से हुआ था। 6 जज चाहते थे कि संसद की सर्वोच्चता बनी रहे, 7 जज चाहते थे कि नहीं बने, और यह फैसला हो गया। अब उनमें से 7 जजों में से एक अगर बाद में यह कह देता, जैसे आजकल रिटायरमेंट के बाद जज बोल रहे हैं, और उनमें से एक उस समय कह देता कि मेरा फैसला गलत था, तो क्या होता? तो आज उस फैसले को भी रिव्यू करने की जरूरत है। रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार को डालनी चाहिए, ताकि केशवंत भारती केस पर भी फैसला हो। आज की मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।